मैं गुंडालाल शुक्ला, आरटीए एक्टिविस्ट। आज हम आपको 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर बताना चाहेंगे कि जिनकी कुर्बानी से ये मिली आज़ादी, उस भारत का हम कैसे निर्माण करें, देश के लिए क्या योगदान दें। 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का एक सुनहरा दिन है, जब सैकड़ों वर्षों की गुलामी की जंजीरें टूट गईं। लेकिन ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे असंख्यों शहीदों का खून, आंसू और त्याग छुपा हुआ है। इन शहीदों ने सिर्फ अपनी जान ही नहीं दी, इन्होंने हमें वो भारत दिया जिसमें हम आज आज़ाद सांस ले रहे हैं। आज हमारा कर्तव्य है कि हम भ्रष्टाचार, अन्याय और अज्ञानता के खिलाफ लड़ाई जारी रखें। आओ हम इस 15 अगस्त पर प्रण लें कि हम अपने देश को मजबूत, ईमानदार और शिक्षित बनाएंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ रखेंगे और भ्रष्टाचार के रूप में से लड़ने के लिए आरटीआई सूचना का अधिकार को हम हथियार अपना बनाएंगे और शांतिमय तरीके से अपनी हम आवाज़ उठाएंगे। देश के लिए हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी जिनकी संख्या नहीं कही जा सकती, उसमें से मुख्य रूप से इनके बारे में हम आज बात करना चाहेंगे जिन्होंने पूरा योगदान दिया और उसके बाद में भी वो नज़रबंद कर दिए गए, जिनका योगदान अतुलनीय था। लेकिन उनको यहाँ से, देश से एक प्रकार से निर्वासित होना पड़ा और दुनिया में उन्होंने जाकर के अन्य देशों में अपनी शरण ली, वहाँ आंदोलन को तेज किया। ऐसे महान हमारे सेनानायक जो नेता जी सुभाष चंद्र बोस जी थे, उनकी कुर्बानी का हम सम्मान करें। नेताजी सुभाष जी का जन्म कटक, उड़ीसा में हुआ था 1897 में। फिर उन्होंने 1921 में अपने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण किया, जो आज आईएएस कहा जाता है, आईएएस कहा जाता है। तो 1921 में उन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण किया। फिर अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध में वो जो शरण की नीति थी कि अपने जो आईएएस अधिकारी होता था, आईसीएस, वो अपने ही भारत में अपने ही लोगों का वो शोषण करता था, अत्याचार करता था, इसलिए उसके खिलाफ उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया महात्मा गांधी जी के साथ में। 1939 में फिर जब ऐसे करते करते उन्होंने सक्रिय आंदोलन में भाग लिया, बहुत किया, लेकिन कुछ आंतरिक राजनीति जो जिसमें था, उनका मानना था कि केवल अंग्रेजों के आगे हम अहिंसात्मक रूप से ही लड़ाई से नहीं जीत सकते, हमें हिंसा का ही सहारा कुछ लेना पड़ेगा। तो इस बात से वो असंतुष्ट हुए और 1939 में उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर एक फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया और आंदोलन उनका इतना सशक्त था कि जिससे अंग्रेज घबरा गए बुरी तरह से और उनको नज़रबंद किए जाने का आदेश कर दिया गया कि ये इनको नज़रबंद कर दिया जाए, ये कहीं दिखाई न पड़े। तो इनको घर पे ही इनको नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन 1941 में ये नाम बदल कर वहाँ से चुपके से काबुल चले गए और फिर वहाँ से जर्मनी, लैंडो पेस्टको का नाम बदल करके जर्मनी से फिर टोक्यो, ऐसे करते करते ये दुनिया में भारत के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास करते रहे कि ब्रिटिश कंपनी से कैसे लड़ा जाए। तो इसे समर्थन दुनिया में उन्होंने प्राप्त भी किया। 1942 में आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन मोहन सिंह थे, जिन्होंने टोक्यो में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। फिर 1943 में सिंगापुर में नेता सुभाष चंद्र बोस ने INA के रूप में उसको मान्यता दी और उधर इनके देशभक्ति, इनके जज्बे को देख करके और इनकी संगठन की नीति से इन्होंने वहाँ पर भी, जापान टोक्यो में भी इन्होंने अपना संगठन खड़ा किया, मजबूत किया और धीरे धीरे ताकि इन्होंने इतना सशक्त कर लिया कि अंग्रेजों के खिलाफ इतना मोर्चा बनाया कि जापान के प्रधानमंत्री उस समय तोजो थे, उन्होंने इसको समर्थन दिया। उन्होंने एक समांतर सरकार, अराजी हुकूमत-ए-हिंद का गठन कर
उसके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य सेनापति सुभाष चंद्र बोस जी को ही बनाया। और फिर उन्होंने अंडमान निकोबार जापानियों ने नेता सुभाष सिंह को सौंप दिया। सुभाष चंद्र जी ने, जिनके नाम उन्होंने क्रमशः शहीद और स्वराज्य रखे। कई देशों का उनको समर्थन प्राप्त था उनके आंदोलन में। जापान, जर्मनी, इटली, स्पेन, ये सभी लोगों ने उनकी सरकार को मान्यता दिया। 21 अक्टूबर 1947 में सिंगापुर के रेडियो में वो बोलते हुए उन्होंने नारा दिया, दिल्ली चलो। महात्मा गांधी को, और महात्मा गांधी को उन्होंने राष्ट्रपिता संबोधन किया, तब से उनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। फिर उन्होंने एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ये करते रहे, लेकिन उनकी कहते हैं कि 1945 में एक प्लेन क्रैश हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, और उन्होंने अपने को छुपा लिया था। और मृत्यु का उनका एक रहस्य है जो अभी तक चल रहा है। मृत्यु को लेकर शाहनवाज खान एक आयोग बनाया गया, एक एम.के. मुखर्जी आयोग का गठन किया गया। और उसके बाद में भी ये पता चला कि सुभाष चंद्र बोस जी गुप्त रूप से छुप करके लखनऊ में काफ़ी वर्षों तक रहे, और फिर अयोध्या, फैजाबाद, अयोध्या के पास में रह करके, और वहाँ पर आखिरी में अभी कुछ वर्षों पहले उन्होंने वहाँ पर प्राण त्याग किया। तो उनकी योगदान ऐसा था, उन्होंने आज़ादी के लिए दिया, लेकिन फिर भी उनको छुप के रहना पड़ा। तो ऐसे हमारे बहुत सारे और क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश के लिए, आज़ादी के लिए खून बहाया किया, लेकिन उनको जो हम इतिहास में याद नहीं कर पाते हैं, किसी कारण से हम उनकी योगदान को नहीं समझ पाए हैं। तो हमें उन सभी जो गुप्त रूप से है, और यहाँ कानपुर में, नगर में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर योगदान दिया। कानपुर क्रांतिकारियों का गढ़ रहा है। और यहाँ नाना मऊ घाट है, नाना मऊ, यहाँ नाना साहब यहाँ कहते हैं, यहाँ पर आए थे, और नाना साहब ने यहाँ पर उस समय एक बरगद के पेड़ के नीचे जो गंगा तट पर है, घाट पर, वहाँ पर तमाम लोगों को बता रहे हैं कि उनको जिंदा ही बरगद के पेड़ की लताओं से उनको गले में फांसी दे दी गई। तो यहाँ नाना साहब आकर के रुके कुछ दिन, तो इसने प्रवास किया, इसलिए यहाँ पर इसका घाट का नाम नाना मऊ पड़ा। और कानपुर का मुख्य वो रहा है, वहाँ झांसी की रानी, जिनका योगदान 1857 में क्रांति में कौन नहीं जानता। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो ऐसी वीरांगना जिन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया, और अपनी 1987 क्रांति में उन्होंने कहा मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और आखिरी दम तक वो लड़ती रहीं। उनके पुत्र नहीं था, तो पुत्र उनके पिताजी उनके साथ में रहे, और उनके पति का गंगाधर राव, उनका देहांत हो गया कम समय में। अंग्रेजों ने उनको धोखे से मरवा दिया। तो उसके बाद में झांसी की रानी स्वयं जो है उन्होंने संभाला, और बहुत दिनों तक उसमें अपने झांसी के किले पर अंग्रेजों को प्रवेश नहीं करने दिया। लेकिन अंत में उनके पास धीरे धीरे सेना कमज़ोर हो गई, तो उनको छोड़ के वहाँ जाना पड़ा। लेकिन ग्वालियर में और कालपी में उन्होंने अपना कब्जा बनाए रखा, और वहाँ से वो लड़ाई लड़ती रही। अपने बेटे एक गोद लिया जिसको, आनंद राव को, और उसको पीठ पे बांध करके और युद्ध करती रही, और वीरता के साथ में वीरगति को प्राप्त किया। अंतिम सांस तक लड़ी। उनका योगदान, और महिला सेना उन्होंने बनाई, महिलाओं की झलकारी बाई और उनके और तमाम साथी उनकी थी, तो जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके वो लड़ाई को आगे बढ़ाती रही। आज हम महिलाओं को उनके लिए हमेशा उनके लिए आगे खड़े होना चाहिए कि हम उनके योगदान को न भूलें। उसी प्रकार से भगत सिंह, जिन्होंने 1907 में जिनका जन्म हुआ, 23 वर्ष की उम्र में उनका क्रांति की तलवार विचारों की सार प्रतीत होती है, ऐसा उन्होंने कहा। सुखदेव राजगुरु के साथ में वो फांसी पर झूल गए। काकोरी कांड, लखनऊ के पास में ही काकोरी, जहाँ पर अंग्रेज खजाना लूट करके ले जा रहे थे, तो उसको लूट लिया, और लूट कर करके वो आज भी वहाँ की जो जेल कारागार है वहाँ पर उसकी इस बार भी वहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है। उनकी बेड़ियाँ, कौन कौन गड़िया वहाँ पर, उनके जो साथी थे राजेंद्र हड़ी और तमाम लोगों को जो वहाँ पर पकड़ा गया था, वहाँ जेल में रखा गया था। तो काकोरी एक जो था वो एक यादगार है, और हम लोग उसके गवाह हैं। लखनऊ में रहते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पर उनकी आज भी अभी भी उनके लिए वहाँ पर जगह जगह पर कार्यक्रम बार बार होते रहते हैं।
तो हम अपने जो शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि दें। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम उनके सपनों को साकार करें। जय हिंद, जय भारत। इसको सब्सक्राइब करें और फिर हम कल फिर मिलते हैं।